जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, तो हमने यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो कैसे चल रहा है आपका मिशन एमबीबीएस? जी बच्चों, मिशन एमबीबीएस आपका कैसे चल रहा है? जी, तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो कंटेंट है वो बहुत ही मतलब शॉर्ट है, इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है। एक तो हमने इसमें प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ और डिस्कवरी पढ़नी है। उसके बाद हमने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। बेसिकली पॉजिटिव रेस और इसका दूसरा नाम है केनाल रेस। जी, तो हमारे पास ये प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, एक फिजिसिस्ट था गोल्डस्टाइन। गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया और इसने क्या किया, इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। जी, ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक है कैथोड और एक है एनोड। दिस वन इज एनोड। एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। और दूसरा है हमारे पास कैथोड, लेकिन ये जो कैथोड है ये परफोरेटेड है, इसके अंदर होल है। इसको हम कह रहे हैं परफोरेटेड कैथोड। और इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। दिस इज परफोरेटेड कैथोड और इस पे चार्ज है नेगेटिव। अच्छा जी, तो इसमें कोई भी गैस लेनी है और उस गैस का प्रेशर कितना होना चाहिए? 0.01 टॉर। क्यों कम प्रेशर, कम क्यों होना चाहिए? ताकि जो कैथोड रेस की मूवमेंट है वो आसानी से हो सकें, कैथोड रेस आसानी से ट्रेवल कर सकें। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास एक वैक्यूम पंप है। अगर अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो वैक्यूम की मदद से हम प्रेशर, जो गैस है उसको बाहर अ, खींच सकते हैं, इवैक्यूएट कर सकते हैं। तो जब कैथोड रेस, जब करंट, जब बैटरी को ऑन किया तो कैथोड की सरफेस से कैथोड रेस प्रोड्यूस हुई जो ट्रैवल कर रही थी टुवर्ड्स द एनोड इन स्ट्रेट लाइन। अब जब ये कैथोड रेस किसी भी गैस के मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करती हैं, कैथोड रेस पे नेगेटिव चार्ज है तो गैस का मॉलिक्यूल है हमारे पास। तो जब ये कैथोड रेस किसी गैस के मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करती हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देती हैं।
तो ये गैस है, उसके साथ कैथोड रेस ने स्ट्राइक किया, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस गैस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव रे बनी है दैट इज़ प्रोटॉन। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन, ये जो पॉजिटिव रे बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी ऑपोजिट टू दी कैथोड रेस। जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई देते हैं तो ये नेगेटिव की तरफ बेंड करती हैं, जो कि ये शो करता है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या 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 हैं? क्योंकि प्रॉपर्टीज़ भी सिलेबस में है। ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, सेकंड कास्ट ए शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। इनके रास्ते में जो भी चीज़ आती है ये उसका शेडो बनाते हैं। इसी तरह ये किसकी तरफ बेंड होती हैं? टुवर्ड्स दी नेगेटिव प्लेट, जो कि ये शो करता है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये दे प्रोड्यूसेस ए फ्लैश ऑन जिंक सल्फाइड कोटेड प्लेट। जिंक सल्फाइड कोटेड प्लेट के ऊपर ये फ्लैश यानी कि ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। और चूंकि ये परफोरेशन से पास कर जाती हैं, अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास कैथोड के अंदर ये होल था, तो ये इस होल से गुजर जाती हैं। और चूंकि ये इस होल से गुजर जाती हैं इसलिए हम इनको कैनाल रेस भी कह रहे हैं। अच्छा, और ये दूसरी तरफ जाके, जब ये यहाँ पर जाके स्ट्राइक करती हैं इस कैनाल के थ्रू पास करके, तो यहाँ पर ये जो है ये एक रेडिश ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। रेडिश ग्लो। अच्छा, इनका जो मैस है वो इलेक्ट्रॉन के मैस से 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है देन इलेक्ट्रॉन। इनका मैस इलेक्ट्रॉन के मैस से 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है। अच्छा, इसकी जो ई ओवर एम वैल्यू है वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द गैस पे। ई ओवर एम वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द गैस। और सबसे ज़्यादा ई ओवर एम वैल्यू किसके लिए होगी? हाइड्रोजन गैस के लिए। क्योंकि मैस जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में है, तो जिसका मैस सबसे कम उसकी ई ओवर एम वैल्यू सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा ई ओवर एम वैल्यू होगी हाइड्रोजन गैस के लिए। सो क्वेश्चन है, a gas with minimum charge to mass ratio when cathode rays are passed through it। जी, वो गैस जिसकी मिनिमम चार्ज टू मास रेशो है जब हम कैथोड रेस को उसके थ्रू पास करते हैं। ऑप्शंस है हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। जी, तो क्या आंसर है इसका? जी बच्चों, क्या आंसर है इसका? बहुत सिंपल है, मिनिमम चार्ज टू मास वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
जी तो चूँकि सबसे ज़्यादा मास हाइड्रोजन का मास कितना है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का है 32 ग्राम, और इसका है 28 ग्राम, और इसका है 71 ग्राम। तो सबसे ज़्यादा मास क्लोरीन का है। सो द राइट आंसर इज, तो सबसे कम जो E/M वैल्यू होगी वो क्लोरीन के लिए होगी। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका मास जो है, इनका मास कितना होता है हमारे पास? हमारे पास जो मास ऑफ पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है हमारे पास? ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। 9.1 इंटू 10⁻³ kg। प्रोटॉन का मास कितना है हमारे पास? जी, प्रोटॉन का मास याद है आप लोगों को? 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। और प्रोटॉन का मास, सॉरी, न्यूट्रॉन का मास कितना है हमारे पास? न्यूट्रॉन का मास है थोड़ा सा ज़्यादा है उससे, प्रोटॉन से 1.6750 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम्स ज़्यादा है, और न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 टाइम्स ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये वैल्यू नेगेटिव में है इस पे चार्ज, और यही वैल्यू प्रोटॉन पर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जी, हमारे पास क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ E/M value of a proton and an alpha particle is, ऑप्शंस है हमारे पास 2:1, 1:1, 1:2 एंड डेल्टा है 1:4। जी बच्चों, आपने रेशो बतानी है E/M वैल्यूज़ के दरमियान। प्रोटॉन की E/M वैल्यू और अल्फ़ा पार्टिकल की E/M वैल्यू के दरमियान क्या रेशो है? जी बच्चों, क्या आंसर है इसका? अच्छा जी, प्रोटॉन की E/M वैल्यू, हम प्रोटॉन से मुराद है बेसिकली प्रोटॉन से मुराद है हाइड्रोजन आयन। दिस इज़ प्रोटॉन, ये हमारे पास है प्रोटॉन। अच्छा, इसकी E/M वैल्यू क्या है हमारे पास? इस पे चार्ज कितना है? +1, और इसका मास कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। तो E/M वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अच्छा, अब हम फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा पार्टिकल की। अल्फ़ा पार्टिकल हमारे पास क्या होता है? हीलियम +2। तो इसकी E/M वैल्यू क्या है हमारे पास? इस पे चार्ज कितना है? +2, और इसका मास होता है 4। तो 2/4। तो इसकी है 1 और इसकी है 2/4, यानी कि ये है 1/2। ये कितनी है? 1/2। तो आपने दोनों की रेशो लेनी है। तो रेशो जो आएगी हमारे पास, वो ऊपर आएगी प्रोटॉन की। पहले प्रोटॉन की कितनी है? 1 डिवाइडेड बाय, और नीचे आएगी अल्फ़ा पार्टिकल की। अल्फ़ा पार्टिकल की कितनी है? 1/2। तो फिर ये 2 इधर ऊपर आ जाएगा,
टू वन ज़ार टू और नीचे वन रह जाएगा तो 2/1, तो रेशो आ गई हमारे पास 2:1। सो द राइट आंसर इज अल्फा। जी क्लियर है आपको? प्रोटॉन की ई ओवर एम वैल्यू और अल्फा पार्टिकल की ई ओवर एम वैल्यू के दरमियान हमने रेशो ली है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग has the same number of electrons as in alpha particle? हाँ जी, तुम्हारे पास ऑप्शंस है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन आयन एंड हीलियम। तो इनमें से किस में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने अल्फा पार्टिकल में होते हैं? जितने अल्फा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स इनमें से किस में हैं? जी बच्चों, अल्फा पार्टिकल क्या होता है हमारे पास? अल्फा पार्टिकल है हीलियम+2। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो +2 का मतलब है उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, अब उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हीलियम+2 में 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनमें से किसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है? तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन+2, हाइड्रोजन के जब 2 एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन+1 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है। सो द राइट आंसर इज चार्ली। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का एक अ, छोटा सा जो है ना उसका इंट्रोडक्शन है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जी बोहर ने ये कहा था कि, सॉरी रदरफोर्ड ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी एमिट करता है, तो अगर ऐसा होगा तो फिर तो वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। लेकिन प्लैंक्स के मुताबिक एनर्जी जो है वो हमेशा डिसकंटिन्यूस मैनर में ट्रेवल करती है। एनर्जी ट्रेवल्स इन ए डिसकंटिन्यूस मैनर। एनर्जी कभी भी कंटिन्यूस मैनर में ट्रेवल नहीं करती, डिसकंटिन्यूस मैनर में ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स, ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स। और उन वेव पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? उन वेव पैकेट्स को हम क्वांटा कहते हैं। तो लाइट के केस में, लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो लाइट के जो वेव पैकेट्स हैं उनको हम फोटॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, प्लैंक्स इक्वेशन। प्लैंक्स इक्वेशन क्या है कि जो एनर्जी है जो एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू दी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ये जो v है ये फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। जितनी ज़्यादा वेव्स पास करेंगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और उतनी ज़्यादा एनर्जी है। प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करके हम इक्वल्स और कांस्टेंट लेके आए हैं, दैट इज़ h। और ये है हमारे पास प्लैंक्स इक्वेशन, और h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर अब हम फ्रीक्वेंसी को की जगह वेवलेंथ लेके आएंगे।
आपने फिज़िक्स में पढ़ा हुआ है v इज़ इक्वल्स टू एफ लेमडा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे पास वेलोसिटी है वो c है और फ्रीक्वेंसी v है और दिस इज़ दी वेवलेंथ। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बनाओगे तो लेमडा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एनर्जी किसके इक्वल आ गई, एनर्जी इज़ इक्वल्स टू एच सी ओवर लेमडा। यानी कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के और एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। वेवलेंथ क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, और वेवलेंथ को हम मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम नॉट में 10⁻⁻10 मीटर्स या नैनोमीटर में या पिकोमीटर्स में। अच्छा, वेवलेंथ का एक रेसिप्रोकल है जिसको हम कहते हैं वेव नंबर। वेव नंबर इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स। वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। तो नया रिलेशनशिप अब यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 1/λ है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं वेव नंबर। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज इनकोरेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशनशिप इनकोरेक्ट है। जी, अल्फा ऑप्शन है हमारे पास, E is directly proportional to frequency, E is inversely proportional to wave number, E is inversely proportional to lambda. All are correct. D ऑप्शन है, all are correct. जी, इनमें से कौन सा रिलेशनशिप जो है वो इनकोरेक्ट है। E is directly proportional to frequency, E is inversely proportional to wave number and E is inversely proportional to wavelength, और D ऑप्शन है all are correct। जी बच्चों, क्या होगा। हाँ जी, ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ये बात ठीक है। ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, ये बात भी ठीक है। लेकिन ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर के, ये ठीक नहीं है। ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, अभी हमने बात की, तो ये जो रिलेशनशिप जो है ये इनकोरेक्ट है। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ा भी होगा। द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज़ independent of wavelength, depends upon source, depends on source। चार्ली ऑप्शन है, depends on wavelength, और डी है इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। जी, तो वेलोसिटी ऑफ फोटोन क्या है, इंडिपेंडेंट है वेवलेंथ पे, डिपेंड कर रहा है सोर्स पे, डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ पे, या इक्वल है टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। जी, वेलोसिटी ऑफ फोटोन क्या है, सी इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के। फोटोन लाइट, लाइट का वेव पैकेट है, दैट इज़ फोटोन, और लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपने याद रखना है कि फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ इन दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो इसलिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। लिहाजा जो वेलोसिटी है वो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करी, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। वेलोसिटी वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती,
इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे शेप शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। जी, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? बोहर्स के मुताबिक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैट है। ठीक है, बोर्ड्स के मुताबिक एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर फ्लैट है, यानी कि थ्री डायमेंशनल नहीं है, और दूसरा इसके मुताबिक जो रेडियस है, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, जो रेडियस है, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है शेल में। यानी कि इसके मुताबिक ये आपको इलेक्ट्रॉन की जो एक्यूरेट पोजीशन बता रहा है। ठीक है, बोहर आपको इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेट पोजीशन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स के अंदर होते हैं, पर एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब हमें नहीं पता कि वो शेल में कहाँ प्रेजेंट है, तो उसके लिए फिर हमें क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आपने किसी जगह पहुंचना हो तो आपको उसका कंप्लीट एड्रेस चाहिए। तो बेसिकली क्वांटम नंबर्स जो है ये हमें एड्रेस बताता है इलेक्ट्रॉन का, टेल्स अस अबाउट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है। और फिर भी वो प्रोबेबिलिटी बता रहा है, क्वांटम नंबर फिर भी प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि 95% चांस है कि वो इधर ही हो सकता है, इधर ही है। ठीक है, 95% प्रोबेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन इधर ही हो सकता है, फिर भी वो श्योर नहीं है। अच्छा, क्वांटम नंबर्स बेसिकली, और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, इट इज़ ए सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो हमें मिलती हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज obtained फ्रॉम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो एक एटम को कंप्लीट डिफाइन करने के लिए हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं। तो पहला क्वांटम नंबर है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, जिस तरह आपने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, उसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी एक लेवल होता है एटम के अंदर, कि सबसे पहले होते हैं शेल्स। शेल्स आगे सब शेल से मिलके बने हुए हैं, और सब शेल्स के आगे ऑर्बिटल्स होते हैं, सब शेल्स के आगे ओरिएंटेशंस होती हैं, और उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली हम इसी लेवल को फॉलो फॉलो करेंगे, हम बड़े लेवल से छोटे लेवल की तरफ जाएंगे। तो जो पहला क्वांटम नंबर है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल एन से जाहिर करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल्स को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा ये हमें एनर्जी बताता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताता है। ये हमें साइज ऑफ शेल के बारे में बताता है, इट टेल्स अस अबाउट साइज ऑफ शेल। शेल का साइज कितना होगा? अगर पहला शेल है तो उसका साइज स्मॉल है, सेकंड शेल है तो साइज बड़ा हो गया, थर्ड शेल है तो साइज और बड़ा हो गया। इसके साथ साथ और हमें क्या बताता है? इसके साथ साथ ये हमें बताता है इसके साथ साथ ये हमें बताता इसके साथ साथ ये हमें बताता है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये इंफॉर्मेशन है जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलती है, यानी कि ये शेल्स को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, साइज को रिप्रेजेंट करता है शेल के, और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बताता है फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब एन कोई भी एक होल नंबर वैल्यू है, 1 से लेके 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो पहला शेल है वो है के शेल, और
के लिए एन की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, के पहला शेल है। दूसरा शेल है हमारे पास एल शेल, एल के लिए हमारे पास एन की वैल्यू है 2। तीसरा शेल है हमारे पास एम शेल, और इसके लिए हमारे पास एन की वैल्यू है 3। और चौथा शेल है हमारे पास एन शेल, और इसके लिए एन की वैल्यू है 4। तो हर शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एक खास वैल्यू होती है। हर शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एक खास वैल्यू होती है। हर शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एक खास वैल्यू है। तो के पहला शेल है, इसके लिए एन की वैल्यू 1, एल के लिए 2, और एम के लिए 3, और एन के लिए 4। अब हर शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, इसका फार्मूला है हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका फार्मूला है हमारे पास 2n²। अच्छा जी, आपने पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पर आप n की जगह 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 ज़ा 2, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर आप दूसरे के लिए यहाँ पे 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। थर्ड के लिए हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18 इलेक्ट्रॉन्स, 4 के लिए 4 का स्क्वायर 16, 16 2 ज़ा 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो हर शेल में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये था जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम बात करेंगे इससे छोटा लेवल है, शेल्स जो हैं वो सब शेल से मिलके बने हैं। तो हमारे पास जो दूसरा क्वांटम नंबर है दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो शेल्स जो हैं वो सब शेल्स से मिलके बने हैं। जिस तरह बुनियादी तौर पे 4 शेल्स हैं, के एल एम और एन, इसी तरह बुनियादी तौर पे 4 सब शेल्स हैं, एस पी डी और एफ। शेल का जो नंबर है उसमें उतने ही सब शेल होते हैं। के पहला शेल है, इसमें एक ही सब शेल है दैट इज एस। एल दूसरा शेल है, इसमें 2 सब शेल हैं, एक एस है और एक पी है। एम तीसरा शेल है, इसमें 3 सब शेल हैं, एस पी एंड डी। और एन फोर्थ शेल है, इसमें 4 सब शेल हैं, एस पी डी एंड एफ। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलता है? जिस तरह हर शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एक खास वैल्यू थी, जैसे कि के लिए एन की वैल्यू 1 है, एल के लिए 2 है, एम के लिए 3 है, इस तरह हर सब शेल के लिए भी एजीमुथल क्वांटम नंबर की एक खास वैल्यू होगी। तो वो वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करनी है? एल इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। अच्छा, मैंने इधर लिखा नहीं है। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली सब शेल्स को, और बेसिकली उनकी शेप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, शेप्स ऑफ सबशेल्स। अभी हम बात करेंगे शेप्स क्या क्या है इनकी। अच्छा, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो है एल इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। तो एस जो है वो पहले शेल में प्रेजेंट है, तो इसके लिए एस के लिए यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0। तो एस के लिए एल की वैल्यू 0 है। पी कौन से शेल में आया था? सेकंड शेल में, तो यहाँ पर हम इसके लिए 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 1। तो पी के लिए एल की वैल्यू 1 है। इसी तरह हमारे पास डी है। डी कहाँ आया था? थर्ड शेल में, तो यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे। तो 3 माइनस 1 ये आ गया 2। एल इज इक्वल टू 2, इससे हमारा डी सब शेल है। और एफ कहाँ आया था? फोर्थ शेल में, ये हमारे पास फोर्थ शेल था, तो यहाँ पर हम 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 1 3। तो एफ के लिए एल की वैल्यू 3 है। तो जब भी एल की वैल्यू 0 है, इससे मुराद हमेशा एस सब शेल है। जब जब भी एल की वैल्यू 1 है, इससे मुराद पी सब शेल है। जब भी एल की वैल्यू 2 है, इससे मुराद डी सब शेल है। जब भी एल की वैल्यू 3 है, इससे मुराद एफ सब शेल है। अब जिस तरह हर शेल में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, उसी तरह हम हर सब शेल में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, उसका फार्मूला क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, इसका फार्मूला है हमारे पास 2 इंटू 2 एल प्लस 1।
2 × 2l+1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाए दोनों से तो 2 2 4l+2, तो 4l+2 या 2 × 2l+1। तो अगर आपने s में फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो s के लिए यहाँ पर आप 0 पुट करोगे, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे 0 पुट किया तो 2 0 0 0+1 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। p के लिए यहाँ पर आप l की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 1 2, 2+1 3, 3 2 6, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। d के लिए यहाँ पर आप l की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 2 4, 4+1 5, 5 2 10, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और f के लिए यहाँ पर आप l की वैल्यू 3 पुट करोगे, 3 2 6, 6+1 7, 7 2 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब चूंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेप्स को, तो अब इनकी शेप्स क्या हैं, मतलब जब l की वैल्यू 0 है तो इससे मुराद s सबशेल है, और s सबशेल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। ठीक है, s सबशेल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। इसी तरह हमारे पास जो l की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू 1 है p के लिए, और p की शेप होती है डम्बल। दिस इज डम्बल शेप। और इस डम्बल में यहाँ पर ये रीजन हमारे पास होता है नोड। इस रीजन को हम कहते हैं नोड। ये वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो। ठीक है, नोड वो जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। तो पी की शेप है डम्बल। अच्छा, डी की होती है, जब भी एल की वैल्यू 2 है तो इससे मुराद है डी सबशेल है, और डी की शेप होती है हमारे पास, इसको हम कहते हैं डबल डम्बल या सॉसेज शेप होती है, सॉसेज। ठीक है, और जब भी एल की वैल्यू 3 है तो बेसिकली एल की वैल्यू 3 है तो उससे मुराद एफ सबशेल है। तो वैसे ये ट्रिपल डंबल होता है, लेकिन बुक में इसको लिखा हुआ है कॉम्प्लिकेटेड। ये कॉम्प्लिकेटेड शेप है, इसको डिस्कस नहीं करते, वैसे ये ट्रिपल डंबल होता है। तो ये था जी सबशेल्स। एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है सबशेल्स को। अब सबशेल्स की आगे ओरिएंटेशन है स्पेस में, मतलब ये जो एस है, ये लेट से हमारे पास ये जो पी है डंबल है, इस डंबल को मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी अरेंज कर सकता हूँ, दैट इज़ पी एक्स। इसको मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग भी अरेंज कर सकता हूँ, दैट इज़ पी वाई। और इसको मैं जी एक्सिस के लॉन्ग भी अरेंज कर सकता हूँ, दैट इज़ पी जी। तो पी जो सबशेल है उसकी हमारे पास 3 ओरिएंटेशंस हैं, तो इन ओरिएंटेशंस को हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। तो जितनी ओरिएंटेशंस होंगी उतने ऑर्बिटल्स होंगे। तो पी की 3 ओरिएंटेशंस हैं, तो पी के 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो जो अगला क्वांटम नंबर है हमारे पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है ओरिएंटेशंस ऑफ सबशेल्स जब हम उन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। और बेसिकली जितनी ओरिएंटेशंस हैं उतने ही हमारे पास क्या होंगे, ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक सबशेल्स के कितनी ओरिएंटेशंस हैं या कितने ऑर्बिटल्स हैं, इसका फार्मूला है, फार्मूला टू कैलकुलेट ओरिएंटेशंस ऑफ सबशेल। वो फार्मूला है हमारे पास 2l+1। तो अगर आपने s के लिए फाइंड आउट करनी है कि s की कितनी ओरिएंटेशन है, तो s के लिए आप l की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0। तो यहाँ पे 0 पुट करोगे, 2 0 0, 0+1 1। तो s के लिए s की सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है, यानी कि इसका सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, और उसकी वैल्यू होगी 0।
एस के लिए सिर्फ एक ओरिएंटेशन है, तो उस ओरिएंटेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, और वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है 0। अच्छा, इसी तरह अच्छा, ये जो ओरिएंटेशन है ना, ये बेसिकली -L से लेके +L तक होती हैं। ये आपने याद रखना है। ये जो सब शेल्स की ओरिएंटेशन है, ये -L से लेके +L तक होती हैं। मतलब S की वैल्यू क्या थी, S के लिए L की वैल्यू क्या थी, 0, यानी कि -0 से लेके +0 तक। तो वो 0 के साथ माइनस लिखा हो या प्लस लिखा हो तो वो 0 ही होता है। 0 के साथ कभी भी हम माइनस नहीं लिखते, तो इसलिए हमने इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 लिख दी। अच्छा, अब P के लिए L की वैल्यू 1 है, P के लिए L की वैल्यू 1 है, तो ये -L से +L तक होगी, यानी कि ये -1 0 +1। तो P के लिए L की वैल्यू 1 है और इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज -1 0 +1 होंगी। इसी तरह D के लिए, तो D के लिए L की वैल्यू क्या है, 2, तो ये -L से +L तक है, यानी कि ये -2 -1 0 +1 +2 तक है। तो D के लिए L की वैल्यू 2 है और इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज -2 -1 0 +1 एंड +2। और F के लिए L की वैल्यू 3 है, तो ये कहाँ से होगी, -3 से +3 तक, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। तो ये वैल्यूज़ हमें कहाँ से पता चल रही हैं कि एक सबशेल की कितनी ओरिएंटेशंस होंगी, इस फार्मूले से। तो S के लिए यहाँ पे L की वैल्यू हमने 0 पुट की, 2 0 0 0 +1 1, तो S की सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है और उसकी एक ही वैल्यू है। P के लिए हम यहाँ पर L की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 1 2 2 +1 3, तो P की 3 वैल्यूज़ हैं, 3 ओरिएंटेशंस हैं। D के लिए यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे, 2 2 4 4 +1 5, तो D की 5 ओरिएंटेशंस हैं। F के लिए 7 ओरिएंटेशंस हैं हमारे पास, ठीक है। अब इनकी ओरिएंटेशंस क्या होती हैं, तो S की तो सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है, तो S का सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। P की हमारे पास 3 ओरिएंटेशंस हैं, तो P के हमारे पास 3 ऑर्बिटल होंगे, PX PY एंड PZ। और इन ऑर्बिटल्स को, चूंकि एक ही सबशेल के ये ऑर्बिटल्स हैं, इनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इनकी एनर्जी सेम होती है, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो उनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स की कितनी ओरिएंटेशन है, 5 ओरिएंटेशंस है। ज़्यादा बड़ा बन गया। वन टू थ्री फोर फाइव, तो डी एक्स वाई, डी की 5 ओरिएंटेशंस हैं, डी एक्स वाई याद होना चाहिए, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर। इसमें इन सब के पास 4 लोब्स हैं, यानी कि डबल डंबल है। डी एक्स वाई भी डबल डंबल है, डी वाई जी भी डबल डंबल है, डी जी एक्स भी डबल डंबल है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी डबल डंबल है। सिर्फ ये जो डी जी स्क्वायर है ना, ये डी जी स्क्वायर जो है, ये सिर्फ एक ही डंबल है, इसकी सिर्फ 2 लोब्स हैं और इसके साथ साथ इसका कॉलर भी होता है। सिर्फ डी जी स्क्वायर जो है ये बाकियों से डिफरेंट है, ठीक है। और एफ जो है वो आपको पता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड शेप है, तो उसको हमने डिस्कस नहीं करना। अच्छा जी, क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स अदर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जी, ऑप्शंस है हमारे पास,
एस बी ऑप्शन है हमारे पास, पी एक्स सी ऑप्शन है, डी जी स्क्वायर, और डी ऑप्शन है हमारे पास डी एक्स वाई। जी, इनमें से कौन सा ऑर्बिटल जो है वो डिफरेंट है अपने बाकी डी जनरेट ऑर्बिटल से? जी बच्चों, हाँ जी, एस का तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, तो एस का तो डी जनरेट ऑर्बिटल है ही नहीं है। पी के तीन डी जनरेट ऑर्बिटल हैं, पी एक्स पी वाई पी जी, तीनों सेम है, तीनों की शेप सेम होती है। हाँ, ये जो डी जी स्क्वायर है, अभी हमने बात की कि ये जो हमारे पास डी जी स्क्वायर है, ये डी जी स्क्वायर ये टू लोब्ड है, और ये बाकियों से डिफरेंट है, ये अपने जो बाकी डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं उनसे ये डिफरेंट है। ठीक है, तो डी जी स्क्वायर जो है वो अपने बाकी डी जनरेट ऑर्बिटल से डिफरेंट है, सो द राइट आंसर इज चार्ली। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ the total number of lobes in all the d orbitals are? जी, ऑप्शंस है हमारे पास 20, 18, 16 और डी 14। जो टोटल नंबर ऑफ लोब्स हैं तमाम डी ऑर्बिटल्स में वो कितनी हैं? जी, काउंट कर लो आप लोग। चार में जो है वो चार चार लोब्स हैं, मतलब डी एक्स वाई में भी चार लोब्स हैं, डी वाई जी में भी फोर हैं, डी जी एक्स में भी फोर हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी फोर हैं, चार इसमें हैं, चार इसमें हैं, चार इसमें हैं, चार इसमें हैं, तो फोर फोर ज़ार ये 16 हो गए। और सिर्फ एक जो डी जी स्क्वायर था इसमें सिर्फ दो लोब्स हैं, तो 16 प्लस टू ये आ गया हमारे पास 18। सो द राइट आंसर इज 18। जी, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following quantum number can have negative value? इनमें से किस क्वांटम नंबर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? ए है जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सी है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और डी है बोथ बी एंड सी। जी बच्चों, इनमें से किस क्वांटम नंबर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नो, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो कोई पॉजिटिव वैल्यू है 1 से लेके ऑनवर्ड्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जी नेगेटिव हो सकती है। वो कैसे? जैसे कि हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ जो हैं वो -L से लेके +L तक होती हैं। जैसे कि P के लिए -1 0 +1 है, D के लिए -2 -1 है, यानी कि ये नेगेटिव हो सकती है। तो क्या एजीमुथल क्वांटम नंबर हो सकती है नेगेटिव वैल्यू? एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? अगर वो होगी तो फिर डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगी। तो वैसे बच्चे ऐसे ही करते हैं, जिसमें बोथ आ जाए, ऑल ऑफ दीज आ जाए, नन ऑफ दीज आ जाए, तो फिर हम उसको सवाब समझते हैं। फिर हम कहते हैं कि नहीं, आज तो हमने सवाब कमाना है। एक यही तरीका है सवाब कमाने का। तो क्या हम सवाब कमाएं अब, बोथ बी एंड सी? तो जब वो सही ना हो तो फिर सवाब नहीं, फिर गुना गुना मिलता है। तो एज एन स्क्वायर चार्ली है 2L+1 और डेल्टा है 2 × 2L+1। जी, वो फार्मूला में जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है एक शेल के अंदर, वो क्या है? तो के पहला शेल है, के में सिर्फ एस है, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। एल दूसरा शेल है, इसमें दो सब शेल हैं, एक एस और एक पी। इसका एक है और इसके तीन है, इसके टोटल 4 ऑर्बिटल्स हो गए दूसरे शेल में। तीसरे शेल में, हाँ जी, तीसरे शेल में हमारे पास एस भी है, पी भी है और डी भी है। एस का एक ऑर्बिटल होता है, पी के 3 होते हैं और डी के 5 होते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? 9 ऑर्बिटल्स हो गए। और इसी तरह एन के लिए, एन एन में हमारे पास एस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है। तो एस का एक ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल, डी के कितने ऑर्बिटल हैं? 5 और एफ के कितने हैं? 7। तो टोटल कितने हो गए? 7 + 5 12 13 15 16 ऑर्बिटल्स। तो ये बेसिकली 1 4 9 16 ये n का स्क्वायर है। तो ये पहला शेल है तो 1 का स्क्वायर 1, ये दूसरा शेल है तो 2 का स्क्वायर 4, ये तीसरा शेल है तो 3 का स्क्वायर 9, ये चौथा शेल है तो 4 का स्क्वायर 16। सो द राइट आंसर इज बीटा n स्क्वायर। तो अब इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जो हमारा फोर्थ क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को जाहिर करता है। हम ये कहते हैं कि ये न्यूक्लियस है हमारे पास, न्यूक्लियस के अराउंड शेल हैं और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करने के साथ साथ अपने एक्सिस पे स्पिन भी करते हैं। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक की स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज होगी और जो दूसरा है उसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी। बेसिकली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन से हमें पता चलता है कि वो जो है वो मैग्नेटिक है, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है या नहीं है, या डायामैग्नेटिक है। तो इससे हमें पता चलता है पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। जिसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्पिन होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये आपने याद रखना है कि जो हर स्पिनिंग बॉडी है, स्पिनिंग बॉडी जो है वो जनरेट करती है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अच्छा, अभी हम बात करें कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक की स्पिन होगी क्लॉकवाइज, इसको हम +½ से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरे की स्पिन होगी एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम -½ से शो करेंगे। तो जो क्लॉकवाइज है, जो +½ है, इसको हम कहते हैं स्पिन अप। ये होती है स्पिन अप।
और ये जो एंटी क्लॉकवाइज होती है इसको हम कहते हैं स्पिन डाउन, नेगेटिव हाफ। तो जब हम एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करेंगे तो एक की होगी स्पिन अप और दूसरे की होगी स्पिन डाउन। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर सकते हो, एक की होगी स्पिन अप जो कि प्लस हाफ है और दूसरा होगा स्पिन डाउन जो नेगेटिव हाफ होगा। यानी कि क्लॉकवाइज प्लस हाफ है और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हाफ है। जब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। लेकिन अगर हमारे पास एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन होगी और उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। तो बेसिकली स्पिन से हमें उस सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है। तो ये था जी फोर्थ क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मैनी क्वांटम नंबर्स स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हाउ मैनी क्वांटम नंबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ऑप्शंस है हमारे पास 1, 3 एंड 4। कितने क्वांटम नंबर्स हमने डिराइव किए हैं या डिराइव करते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से? जी बहुत सिंपल है। तो हमने प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीन क्वांटम नंबर्स हमने डिराइव किए हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये हमने डिराइव नहीं किया, इसको ये हम डिराइव नहीं कर सकते स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। सो द राइट आंसर इज चार्ली, 3। तीन क्वांटम नंबर्स हमने डिराइव किए हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव किए हैं। स्पिन क्वांटम नंबर हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन है एक और। विच ऑफ द फॉलोइंग statements regarding electronic orbitals is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स के मुतालिक ठीक है? अल्फा ऑप्शन है हमारे पास, ईच पी ऑर्बिटल कैन होल्ड ए maximum of 6 electrons। बीटा ऑप्शन है हमारे पास, the 3p orbitals have a higher energy level than 3s orbital। चार्ली ऑप्शन है, the 3p orbitals have slightly different, 3 3p orbitals have slightly different energies। और डेल्टा ऑप्शन है, 1s orbital has the 1s orbital has the same shape and size as 2s orbital।
जी बच्चों, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ईच पी ऑर्बिटल कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ सिक्स इलेक्ट्रॉन्स. द थ्री पी ऑर्बिटल्स हैव ए हायर एनर्जी लेवल देन थ्री एस ऑर्बिटल. थ्री पी ऑर्बिटल्स हैव स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज. वन एस ऑर्बिटल हैज द सेम शेप एंड साइज एज टू एस ऑर्बिटल. तो क्या पहली स्टेटमेंट करेक्ट है? नो. क्यों भाई? वो कह रहा है हर पी ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्ड कर सकता है. नो. पी के 3 ऑर्बिटल हैं. एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे. वो कह रहा है हर पी ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है. नो. एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है. हर पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं. टोटल टोटल पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट है द थ्री पी ऑर्बिटल्स हैव ए हायर एनर्जी लेवल देन थ्री एस ऑर्बिटल. जी ये बात हमें नज़र आ रही है. पी की एनर्जी ज़्यादा होती है एस से, तो ये बात ठीक है. तो ये हमें करेक्ट नज़र आ रहा है. अच्छा, चार्ली ऑप्शन भी देखते हैं. थ्री पी ऑर्बिटल्स हैव स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज. नो. तीनों थ्री पी जो हमारे पास थ्री पी ऑर्बिटल्स हैं, थ्री पी एक्स, थ्री पी वाई एंड थ्री पी जी, ये तीनों की एनर्जी सेम है. सेम एनर्जी. तो वो कह रहा है स्लाइटली डिफरेंट, तो ये भी गलत है. फिर वो कह रहा है वन एस ऑर्बिटल हैज़ द सेम शेप एंड साइज एज टू एस ऑर्बिटल. तो ये आपने याद रखना है. विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जू जू बढ़ेगा, द साइज ऑफ सबशेल इंक्रीजेस. यानी कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि शेल का नंबर बढ़ेगा तो सबशेल्स की शेप तो सेम रहेगी, लेकिन साइज इंक्रीज हो जाएगा. मतलब पहले पहले शेल में जो सबशेल है 1s, उसका साइज स्मॉल है. जो दूसरे शेल में हमारे पास एस सबशेल है 2s, उसका साइज बड़ा हो गया. शेप वही रहेगी, शेप सिमिलर होगी लेकिन साइज बड़ा हो जाएगा. इसी तरह जो 3s सबशेल होगा हमारे पास, उसका साइज और बड़ा हो जाएगा. तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा, सबशेल्स की शेप तो सेम रहेगी लेकिन उनका साइज इंक्रीज होगा. यही बात पी पे अप्लाई होगी कि 2p का साइज स्मॉल होगा 3p से, और 4p का साइज बड़ा होगा 3p से. इसी तरह यही बात अप्लाई होगी डी सबशेल पे, यही बात अप्लाई होगी एफ सबशेल पे. ठीक है, तो 1s ऑर्बिटल की सेम शेप तो है लेकिन साइज नहीं है 2s ऑर्बिटल के, तो ये बात भी गलत थी. सो द राइट आंसर इज बीटा. ठीक है जी. तो ये क्वांटम नंबर्स से रिलेटेड था. अब एक और क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल. इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल है? जी, अल्फा ऑप्शन है हमारे पास. n इज इक्वल्स टू 4, l इज इक्वल्स टू 4, m इज इक्वल्स टू -4, s इज इक्वल्स टू +12. बीटा ऑप्शन है हमारे पास. n is equals to 3, l is equals to 2, m is equals to -3, s is equals to +12. चार्ली ऑप्शन है हमारे पास. n is equals to 3, l is equals to 2, m is equals to -1 and s is equals to +12. और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास. n is equals to 2, l is equals to 1,
m is equals to -2 and s is equals to +12, इनमें से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है? जी बच्चों, कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल है? तो अल्फा ऑप्शन देखो, क्या पहली ऑप्शन पॉसिबल है? n इज इक्वल्स टू 4 से मुराद है कि उस चौथा शेल है। अच्छा, चौथा शेल है तो क्या उसमें सब शेल की वैल्यू 4 हो सकती है? l की वैल्यू कैसे आती है? n-1 से। तो यानी कि अगर n 4 है, अगर n 4 है तो l की वैल्यू उससे एक लाजमी कम होगी, यानी कि यहाँ पर l की वैल्यू 3 होनी चाहिए थी या 2 होगी, यानी कि उससे एक लाजमी कम होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी या 0 होगी। तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, n इज इक्वल्स टू 3 तीसरा शेल है, तीसरे शेल में l इज इक्वल्स टू 2, ये पॉसिबल है क्योंकि l इज इक्वल्स टू n-1, 3-1, ये 2 आ गया। और l की वैल्यू 2 किसके लिए होती है? d सब शेल के लिए। ये हमारे पास d सब शेल है, तो इसकी जो वैल्यू है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है -3। तो क्या डी के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3 हो सकता है? नो। तो इसका सिंपल हल है कि जो आपके पास एल की वैल्यू है ना, वो ही एल की वैल्यूज माइनस से प्लस तक होगी, यानी कि एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू -2 से लेके +2 तक होगी। तो ये कह रहा है एम की वैल्यू -3 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। एम की वैल्यू -3 इसके लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 2, ये बात ठीक है। तो इसकी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ हैं वो -2 से +2 तक हो सकती है, तो इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 है, ये बात ठीक है। और उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन +12 हो सकती है, तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है। डेल्टा ऑप्शन भी देख लेते हैं। n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 1, दूसरे शेल में l इज इक्वल्स टू 1, ये पॉसिबल है, लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 से +1 तक होगी, तो -2 पॉसिबल नहीं है इसके लिए। सो द राइट आंसर इज चार्ली। चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। बीटा ऑप्शन है n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 3, नो सॉरी, l इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू +12। चार्ली ऑप्शन है हमारे पास। n is equals to 4, l is equals to 2, m is equals to +1 and s is equals to +12। और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास n is equals to 3, l is equals to 2, m is equals to -3 एंड s is equals to +12। जी, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है? इसमें आपने बताना है इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। जी बच्चों, क्या
पहला पॉसिबल है, n इज इक्वल्स टू 3 है, l इज इक्वल्स टू 2 है, ये बात ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -2 से +2 तक हो सकती है, यानी कि 0 हो सकती है और स्पिन भी 0 हो सकती है, तो ये तो पॉसिबल है। n इज इक्वल्स टू 3 और l की वैल्यू 1 हो सकती है, यानी कि l की वैल्यू उससे कम ही है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 से +1 तक हो सकती है, यानी कि 0 भी हो सकती है, ये भी ठीक है, और स्पिन +½ भी हो सकती है उस ऑर्बिटल के अंदर। n इज इक्वल्स टू 4, l की वैल्यू 2 यानी कि उससे कम ही है, और इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -2 से +2 तक हो सकती है, तो +1 ये ठीक है, और स्पिन भी हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। तो n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 2, और इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज -2 से +2 तक हो सकती हैं, -3 नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। ठीक है बच्चों, तो ये था जी क्वांटम नंबर्स। आज के लिए इतना ही। कल हम इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो हम कल करेंगे, और डिटेल में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, और इस तरह कल ये यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। क्वांटम नंबर्स तो वैसे ही बड़े बहुत इंटरेस्टिंग है, और प्रोटॉन के वाले से भी बहुत सिंपल सी बातें आती हैं, वो भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग दिल लगा के जो है वो प्रैक्टिस करें, और पूरे यकीन के साथ प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, अल्लाह ज़रूर आपको मेहनत का फल देगा। तो मिलते हैं कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।